I will be a होशियार कहानी यानी बुक का नियम किसी किताब में सी ना लिख के खाली बोल के लिखा होगा तो कोई इशू नहीं आप लोग देखते तो बेटा मैंने कहा कि बुक एक साइंटिस्ट का नाम है और बुक साहब ने इस बात को अध्ययन कर दिया। कैसे इजीली रबड़ बड़े ये रोज चाहिए हमको जब तक ये ओवर नहीं होगा। अपना थैली संभाल के रखिए, मुंडा का थैली संभाल है, संभाल लीजिए। चले बोल बोलो। आओ देखो, बताओ ये तुम्हारे सामने एक इलास्टिक सबस्टेंस है और ये देखो ये काम क्षेत्रफल पर हमने बल लगाया जिसे आपने कहा प्रतिबल। और अब बताओ विकृति हो रही है। देखो मैंने बल कम लगाया, कम विकृति ज्यादा हो और ज्यादा हो। अब सोचो कोई रिलेशन है समानुपाती होता। बेटा ये बात बुक ने बताई कि किसी भी प्रत्यास्थ पदार्थ पर लगने वाला प्रतिबल उसके विकृति के समानुपाती होता है या विकृति प्रतिबल के समानुपाती होता है। इसी को हुक का नियम कहते हैं। आगे पास किसी आपके हिसाब से मैंने परिभाषा आता नियम therefore according to law आपके लोगों की विकृति जो है उसके प्रतिबल के समानुपाती है। So I have written according to rule the strain is directly proportional to Stress. the applied stress. ठीक है सर? तो अब बताओ इसको तो हम लोग S से शो करते हैं, इसको सिग्मा से। अब बोलो बराबर करेंगे तो अब चलो सोचा जाए कि कौन सा स्थिरांक देंगे। हाँ, अब आप बैठ जाइए, यही दे देते यहाँ शुभम है, संभाल लेंगे मोर्चा। बताओ पिछले दिन हमने कहा था बेटा कि आपकी इलास्टिसिटी एक सीमा तक रहेगी और उस सीमा के आप बाहर जाओगे तो या तो ये टूट जाएगा या तो अपने प्रत्यास्थ के गुण को खो देगा। इसका मतलब कि अब इसका अगर कोई हम स्थिरांक दे सकते हैं तो वो प्रत्यास्थता की सीमा ही दे सकते हैं और उसे कहेंगे प्रत्यास्थता गुणांक। अब बताओ ये देखो इससे ज्यादा मैं खींच दूं तो टूट जाएगा। इसका मतलब इसकी इलास्टिसिटी इतने तक है। अब अगर इसकी जगह हम स्प्रिंग लिए होते तो शायद वो और बड़ा खींचा जा सकता है। इसका मतलब साफ हो गया कि हर पदार्थ की इलास्टिसिटी एक जैसी नहीं होगी, लेकिन एक का तो रहेगा ना, नहीं रहेगा। तो इसीलिए बेटा हम यहाँ एक स्थिरांक देने जा रहे हैं और वो है सिग्मा। जहाँ मैं लिख दिया एक पदार्थ पता है ना अलग अलग का जैसे आप लोग स्वेटर भी पहनते हो, ये टी शर्ट भी पहने हो, लोअर भी मतलब तीनों एक जैसे नहीं ना पहन रहे हैं, इसका मतलब सब में तो इलास्टिक गुण है। ऐसे ही देख लीजिए इनका बाल देखिए, क्या पूछना है, पूरा घोंसला बना के रखा है इन्होंने, है ना। अब इनके बाल को मैं टच करूं तो उसमें जो सॉफ्टनेस होगी, खिंचाव होगा, वो अलग होगा। और पड़ोस में इधर भगवान उनका कुछ अलग होगा। इधर भी भगवान जी बैठे हुए हैं, इनका कुछ उनका
उनका तो पूछना ही नहीं, वहाँ क्या स्टाइल है। रोहित मोहित की बात कर रहा हूँ। अब इधर तो पूछना ही नहीं है, क्योंकि इधर तो एकदम फर्स्ट क्लास का है। क्योंकि इधर देख रहे हैं बाल है झलुआ, इधर एकदम मजे 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 वाला है। क्योंकि ये लोग ज्यादा खर्च करते हैं अपने बालों के ऊपर टाइम, क्योंकि आपके बाल बड़े हैं, और अगर आप उतना खर्च नहीं करेंगे तो आपके बाल में पैरासाइट आते रहेंगे, और आपके बाल छोटे छोटे होते हैं। तो इनके बाल बड़े होने से इनको कम से कम हफ्ते में 2 बार शैम्पू पिलाना पड़ेगा प्रोटीन, तभी शाइनिंग आएगी। और आपके बाल में, क्योंकि आपका डेंस बाल है ना और लंबा है, तो इसलिए उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको केयर करना पड़ेगा, क्योंकि धूल गर्दा या बाहरी जितने भी चीजें हैं वो आप में ज्यादा जाने की संभावना है, और इनके में कम, क्योंकि इनके छोटे हैं। तो उसको साइंटिफिकली देखिए और किसी दृष्टि से मत देखिए, राइट है बेटा? तो इसलिए आपके बाल छुए जाएंगे तो बड़ा अच्छे लगेंगे, मुलायम लगेंगे। इन लोगों के बाल कम मुलायम लगेंगे। अब लेकिन हमने आपको करेक्टर देखा है, इनके कुछ और बता रहे हैं, इनके कुछ और, उनके तो हम बताए कि वाह क्या बात है ना? वाह क्या बात है, बात समझिए। तो ये क्यों डिफरेंट है, अब इनका भी बता दें। देखिए मैदान साफ है, इधर आप क्रिकेट खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं ना, और ऊपर फंस जाएंगे। लेकिन अब हम इसको छू रहे हैं तो ये भी मुलायम ही लग रहा है। लग रहा है शैम्पू को लगाते हैं, लगाए है ना? हो अब तेलों लगा लिया करिए 150 ग्राम, चले बेटा। और उधर युवराज कभी का लग रहा है सर, हमारे को तो बोलिए नहीं, उनका देख लीजिए पूरा फुटबॉल का मैदान बना हुआ है, देख रहे हैं ना? चारों तरफ बैरियर लगा हुआ है, फुटबॉल करना है। तो इस सब मौज मस्ती में आपने एक बात समझने की कोशिश किया, जो समझाना चाहते हैं। ये मौज मस्ती इसलिए कि माइंड में बैठ जाए। बाल की क्षमता है, सबके बाल एक जैसे नहीं है, तो इसलिए सबकी इलास्टिसिटी आप लोग के बाल कम टूटेंगे, जिनका ज्यादा घना है उनके बाल समझ रहे हैं ना? तो ये इलास्टिसिटी पर डिपेंड करती है। तो इलास्टिसिटी के इस स्थिरांक को कहा जाएगा प्रत्यास्थता गुणांक, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट। दो नाम बता रहा हूँ, ठीक है बेटा? तो बेटा तो अब इस स्थिरांक को हम नाम दे दे रहे हैं प्रत्यास्थता गुणांक, यानी मॉड्यूलस इलास्टिसिटी। आगे बच्चों ध्यान दीजिए ना कि ये एक के लिए नियत रहेगा, बारह के लिए अतः एक है पलटा बोलो, परिभाषा भी साथ में लिखा प्रतिबल और विकृति का अनुपात देखो, हुक का नियम भी हो गया और एक बोनस भी मिल गया। कर लो जो करना तो निकाल लो, तो आगे बढ़े थे। बताओ E is equal to स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, कहीं को इसकी इकाई निकालेंगे और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये बोलो कोई इकाई नहीं, इसका मतलब जो प्रतिबल की इकाई है वही प्रत्यास्थता गुणांक है, क्योंकि इसकी कोई इकाई नहीं है। तो डायमेंशन अपने से है। न्यूटन का कल का पढ़े हो m/t पावर -2 L पावर -1 करता नहीं। यस सर। चलिए अब जरा सा सोचो, तो हमें कुछ यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि प्रत्यास्थता गुणांक के भी कई प्रकार हो सकते हैं। देखो कैसे, बताओ प्रतिबल
और विकृति के अनुपात को आपने कहा है प्रत्यास्थ। और आप पढ़ लिए अब तक 3 प्रतिबल 3 विकृति। यस सर। तो अगर मैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति लूं तो बोलो इसका अनुपात 1 से प्रत्यास्थ गुणक हो जाएगा। यस सर। अब रूपक प्रतिबल और अपरूपक विकृति लूं तो एक और बन जाएगा। यस सर। और अगर हम आयतन प्रतिबल आयतन विकृति आयतन प्रतिबल लेते हैं आयतन विकृति तो एक और यस सर। यदि नहीं साफ साफ क्लियर है कि प्रत्यास्थ गुणक हो सकता है। यस सर। प्रत्यास्थ गुणक की काइंड्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब 3 कौन-कौन प्रकार के होंगे तो लोग सुन के लिखो, तब तक मैं यूरिनल चालू क्या सुन के लिखना है पूरा सुनो। ये 3 प्रकार का होगा। पहले को कहेंगे यंग प्रत्यास्थ गुणक, दूसरे को कहेंगे आयतन प्रत्यास्थ गुणक, तीसरे को कहेंगे दृढ़ता गुणक। अब इतना नोट करो। अब तो हमारे अब एक एक करके लेते हैं। पहले लिखो यंग मॉड्यूलस ऑफ यंग मॉड्यूलस बेटा इसे y से डिनोट किया जाएगा पहले से। अब पहले समझ तो लो कि ये कब और कहाँ बताओ। अनुदैर्ध्य विकृति और अनुदैर्ध्य प्रतिबल बेलनाकार लंबी वस्तुओं में घटती है। तो बेटा जब कोई वस्तु में अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा और अनुदैर्ध्य वह लंबाई के सापेक्ष बढ़ेगा या घटेगा क्योंकि कल का पढ़े हो ना भिन्नात्मक परिवर्तन को ना कहते हैं। यस सर। तो अगर कोई वस्तु लंबाई के सापेक्ष बढ़ती है जैसे जैसे आपके घर में कपड़ा टांगने वाला अर्गनी, बिजली का तार, रेलवे लाइन के पट्टों पटरी के बीच में थोड़ी जगह छोड़ी जाती है। जानते हो कि तो तुम सेवे से पढ़े। तो जितनी भी वस्तु इलॉन्गेटेड होती है लंबी होती है बेलनाकार होती है उनमें ही केवल अनुदैर्ध्य विकृति और प्रतिबल होता है। और उनमें यह जो रेशियो आएगा वो कौन डिपेंड करेगा? ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात हो। अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणक कहते हैं। अब आइए देखिए y = s/सिग्मा। अब कल वाले सूत्र में आइए अगर हमको प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति दिया है तो हम कैसे निकालेंगे? देखो कल का पढ़ी हो अब हम क्या करें? अब हम चाहें तो अगर हमको फोर्स दिया क्योंकि कल हमने बताया था कि फोर्स 2 तरह से लगता है। एक और एक फुल या मास अगर मास में किया होगा और इसके लिए भी होता है कि जो बेलन होता है उसका आधार होता है
अगर आपके तार्किक अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 9 देकर त्रिज्या दिया है तो भागी और जाके आपको यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक ये फार्मूला तो आप जैसा सवाल रहेगा वैसे इस्तेमाल करिए। यस सर। ये कौन क्या सवाल है? यस सर। ये लटकाएंगे द्रव्यमान। यस सर। जी आप कीजिए। यस सर। यह है प्रारंभिक यस। पाई माने 22/7 आर है तार्किक त्रिज्या और स्मॉल एल है हुआ या कमी मतलब परिवर्तन। यस यस। कितनी बढ़ी है या यस सारा का डाटा बताइए। यस सर। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तो परिभाषा तो समझ गए। बोलो आयतन प्रतिबल व आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता को आप कहते हैं। Yes. The ratio of volumetric stress and volumetric strain is called bulk modulus of elasticity। तो बोलो परिभाषा में क्या अब मैं लिख सकता हूँ आयतन प्रतिबल अब तुम्हें याद है कि कल बताया गया आयतन प्रतिबल को हम दाब कहते हैं। दाब कहते हैं। यस सर। और आयतन विकृति स्मॉल यस स्मॉल अब इसको डिनोट कर दें दिश तो P इक्वल टू PV बाय यस सर। यहाँ P दाब है कैपिटल P प्रारंभिक है और स्मॉल परिवर्तन का एक परिवर्तन परिवर्तन से दोनों मतलब है चलिए। यस सर कर लेते हैं। इसे कहते हैं शियरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी द रिजिडिटी कोएफिशिएंट इसके एक और नाम बोल दिया मैंने रिजिडिटी माने दृढ़ता कोएफिशिएंट माने गुणा द रिजिडिटी कोएफिशिएंट परिभाषा तो समझिए यस सर। कि अपरूपक प्रतिबल और अपरूपक विकृति रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेस। यस अपरूपक प्रतिबल और अपरूपक विकृति के अनुपात को इसे ईटा से डिनोट किससे डिनोट हाँ ईटा ये रहा शक्ति
ईटा। ग्रीक भाषा का शब्द है, ये रिजिडिटी को मेजर करता है। तो आप बताओ बेटा परिभाषा से सूत्र बनाओ। तो क्या लिखो? सही है ना इसमें? और अपरूपक भाई ये समूह यस अपरूपक प्रतिबल का ये पढ़ेंगे यस एफ बाई ए और इसको पढ़े थे एक्स बाई एफ। बोलो थीटा से डिवाइड किया यस तो ये हो गया एफ एल बटे ए यस यस और इसे भी नोट कर थीटा ठीक है यस